हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम्स। माय नेम इज़ हितेश और आज हमारी फाउंडेशन क्लास में जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी द लैक ओपेरॉन। देखिए, ये टॉपिक मैंने उठाया है आपकी फंडामेंटल प्रोसेसेस यूनिट से। वहाँ पे आपके पास एक चैप्टर है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स को समझने के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल हो सकता है ना, वो है आपका लैक ओपेरॉन। तो हम लैक ओपेरॉन की मदद से आज कोशिश करेंगे समझने की ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो देखिए, शुरू करते हैं इसी के साथ। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपके पास है लैक ओपेरॉन। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ओपेरॉन जो है ये है क्या। ओपेरॉन जो है ये है क्या। ओपेरॉन एक्चुअली में क्या है, ओपेरॉन में आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके पास लैक ओपेरॉन है। यहां पे लैक का जो मतलब है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज जैसा कि आप जानते हैं एक डाइसैकेराइड शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और लैक्टोज बनी होती है आपकी गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के साथ। जब ये दोनों शुगर एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं। जब आपके पास दो मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो आपके पास क्या अवेलेबल होगा, आपके पास आएगी डाइसेक्राइड शुगर और लैक्टोज। अब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है ई कोलाई के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेशन के लिए आपको मिलते हैं ओपेरॉन्स। ठीक है, ओपेरॉन्स आपको प्रोकैरियोट्स के केसेस में ही देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपका लैक ओपेरॉन। ठीक है, सो इसकी जरूरत पड़ती है आपको। इसके अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। यहां पे जो आपको ये लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन दिख रहे हैं, ये हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स एक बार स्टडी कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहले हैं स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई ए। ठीक है, यहां आपका ऑपरेटर साइट है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये है आपकी ऑपरेटर साइट। उसके बाद ये पूरा ही प्रमोटर होता है। इसने यहां तक लिखा हुआ है बट लगभग ये जो यहां से लेके यहां तक का सेगमेंट है, ये आपका प्रमोटर रीजन होता है। ये है कैप साइट। ठीक है, ये कैप साइट है, इसको एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है मेन आपका जो लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास क्या क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स आपके पास, एक प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, और आपके पास एक एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट जिसको हम कैप साइट भी बोलते हैं, वो है। देखिए, जो लैक्टोज ओपेरॉन है या लैक ओपेरॉन जो है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है कि ई कोलाई प्रेफर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपल मोनो सेक्राइड है, उसको यू कैन से उसमें इतनी, उसके मेटाबॉलिज्म में भी इतनी ज़्यादा कोई आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर जस्ट इन केस मान लीजिए कि ग्लूकोज आपके पास नहीं है और आपके इन्वायरमेंट में ई कोलाई की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तो अब ई कोलाई को लैक्टोज का ही यूज करके किसी तरह से सरवाइव करना पड़ेगा। उस चीज में सबसे पहले आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। आपको पहली बात तो लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर से अंदर लानी पड़ेगी। उसके बाद लैक्टोज को यू कैन से उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज में आपके पास गैलेक्टोज हैं और ग्लूकोज हैं। ठीक है, अब देखिए जो लैक्टोज है आपकी, लैक्टोज एक बीटा गैलेक्टोसाइड का एग्जाम्पल है। जो लैक्टोज है ये क्या है, आपकी बीटा गैलेक्टोसाइड है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये बीटा गैलेक्टोसाइड क्या है। अरे बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए, जब हम इनफैक्ट इसको यहाँ नहीं, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना लैक्टोज का, तब मैं बताऊंगा आपको कि बीटा गैलेक्टोसाइड हम किसको बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड क्या होते हैं और अल्फा गैलेक्टोसाइड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे आपके पास जो है ये है आपका लैकोपेरॉन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज अगर आपने यहां नोटिस की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये डीएनए है। ठीक है, जब ये आरएनए बनाता है तो आरएनए में यहां पे कुछ इस तरीके का आरएनए होगा। ये वो साइट है जहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है शुरू होगी। आपको पता होगा ट्रांसक्रिप्शन यहां से आपकी इनिशिएट होगी, प्रमोटर के ऊपर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर के ऊपर बाइंड करता है और यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। तो ये तीनों ही जीन जो हैं ये एमआरएनए के अंदर कोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपका जो जेड है जीन वाई है और ए है। आपको पता होगा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके जो एमआरएनए होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, मतलब कि उनके अंदर एक से ज्यादा जो है सिस्ट्रॉन
अवेलेबल होते हैं। यूकैरियोट्स के केस में आपको मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये है आपका लैक ओपेरॉन। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए लैक ओपेरॉन की जो खोज थी ये की थी आपके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांसिस जैकोब और जैक्स मोनार्ड ने। ठीक है, ये एक्चुअली लैक्टोज मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे थे एस्चेरिचिया कोलाई के, और इन्होंने देखा कि लैक्टोज जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल किया जाता है यूजिंग यू कैन से अ सेट ऑफ जीन्स आप में, और उनको नाम दिया गया ओपेरॉन्स। ठीक है, अब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म था तो लैक ओपेरॉन इसको नाम दिया गया। हालांकि आपके पास ओपेरॉन जो है यूजुअली आपके पास ओपेरॉन जो है वो दो तरह के होते हैं। आपके पास इंड्यूसिबल होंगे और आपके पास रिप्रेसिबल होंगे। ठीक है, एक्चुअली इसके लिए हम जो है यहां पे देखिए, जो आपके पास ओपेरॉन है, ओपेरॉन दो तरह के आपको मिलेंगे। सबसे पहले हैं आपके पास इंड्यूसिबल ओपेरॉन्स। ठीक है, दूसरे आपके पास होते हैं रिप्रेसिबल। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो इंड्यूसिबल हैं जैसा कि नाम बता रहा है, बायोलॉजी में मैं हमेशा कहता हूं नाम का मतलब है। इंड्यूसिबल मतलब इनको इंड्यूस किया जा सकता है, दे कैन बी इंड्यूस्ड। ठीक है, रिप्रेसिबल मतलब इनको कैन बी रिप्रेस्ड, इनको रिप्रेस किया जा सकता है। अब देखिए इनका क्या मतलब है यहां पे। इंड्यूसिबल पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। देखिए जो इंड्यूसिबल होते हैं ये आम तौर पे ऑफ होते हैं। ठीक है, आम तौर पे ये ऑफ रहेंगे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आपको एक स्पेशल यू कैन से मॉलिक्यूल चाहिएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, उस जिसको बोला जाता है द इंड्यूसर। आपको इंड्यूसर चाहिएगा, जैसे ही इंड्यूसर आएगा आपका जो ओपेरॉन है वो ऑन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, सो जो आपका लैक ओपेरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है एक। रिप्रेसिबल का एग्जांपल जो है आपका ट्रिप्टोफैन जो ओपेरॉन है वो आपका रिप्रेसिबल का एग्जांपल है। ये नॉर्मली जो है इनकी कंडीशन आपको ये ऑन कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रिप्रेसर आ जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। जैसे यहां पे आपको इंड्यूसर चाहिए था ऑन करने के लिए, ये ऑन तो नॉर्मल कंडीशन में ही रहेंगे, लेकिन ऑफ करने के लिए आपको यहां पे क्या चाहिएगा, यहां पे आपको चाहिएगा रिप्रेसर। ठीक है जी, तो ये दो टाइप के जो ओपेरॉन्स हैं आपके मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, ये आपने देखा होगा, ये लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म है। हम दो केसेस में देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया लैक ओपेरॉन जो है एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। सो हम पहला देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं है। फिर हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये बड़ा ही कॉमन स्ट्रक्चर है, आप 12th क्लास में भी आपने ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ देखा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर से समझेंगे, उसके बाद हम अलग अलग चीजों को देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले ये जो है ये प्रमोटर साइट है आपकी। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ जो आपका यहाँ पे ये आई जीन दिखा रखा है ना, ये जो है रिप्रेसर जीन है। ये क्या है आपका, दिस इज द रिप्रेसर जीन, और ये कोड करता है एक प्रोटीन को जिसको बोला जाता है रिप्रेसर। ठीक है, लैक रिप्रेसर, आई रिप्रेसर आप बोल सकते हैं। तो रिप्रेसर क्या करता है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब यहां पे इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर कौन होता है यहां पे, इंड्यूसर आपकी होती है लैक्टोज। जर्नल टर्म में हम लैक्टोज बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लैक्टोज का एक मेटाबोलाइट होता है जिसको बोला जाता है एलोलैक्टोज। सो एलोलैक्टोज है वो आपकी इंड्यूसर होती है। अभी इंड्यूसर की एब्सेंस है, मतलब लैक्टोज अभी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। उस केस में जो आपका ये आई जीन है, ये यहां पे तो दिखा रखा है कि ओपेरॉन के अंदर ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिप्रेसर जीन जो है वो ओपेरॉन के अंदर हो। वो कभी कभी ओपेरॉन से बहुत दूर भी जीनोम के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सही चीज का ध्यान रखिएगा। तो रिप्रेसर जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए कोड किया, जिसकी वजह से आपके पास रिप्रेसर प्रोटीन आ गया। रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर बाइंड करेगा आपकी ऑपरेटर साइट पे। ये जो ओ दिख रहा है ना आपको, ये क्या है आपका, दिस इज द ऑपरेटर साइट। तो ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर, और जब रिप्रेसर जो है ऑपरेटर साइट पे बाइंड करेगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां पे बाइंडिंग नहीं कर पाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा तो सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन जो है होगा ही नहीं। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं कोई ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा केस देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब आपके पास इंड्यूसर लैक्टोज
या आप मोर टेक्निकल टर्म बताऊं तो एलोलैक्टोज जो है जब आपका प्रेजेंट होगा तो होता क्या है, देखिए ये चीज सेम रहेगी, ये वाली जो चीज है ये चीज सेम रहेगी आपकी। जो आपका रिप्रेसर जीन है वो रिप्रेसर एमआरएनए कोड करेगा, उसके बाद जो है रिप्रेसर प्रोटीन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इंड्यूसर है, जो यहाँ पे आपकी एलोलैक्टोज है, वो क्या करती है, वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करती है। ये देखिए ये आपका इंड्यूसर जो है ये रिप्रेसर के साथ यहाँ बाइंड कर गया, और जैसे ही बाइंडिंग होती है आपका रिप्रेसर जो है उसके अंदर आते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होते ही क्या होगा कि जो आमतौर पे ये यहां पे ऑपरेटर पे बाइंडिंग कर रहा था ना, ये अब नहीं होगी। अब बाइंडिंग नहीं होगी, रिप्रेसर नाम ही बता रहा है ना, रिप्रेसर क्या करता है, रिप्रेस करता है ओपेरॉन को, मतलब दबाता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। लेकिन अब ऑपरेटर जो है वो खाली है। अब यहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके बैठ जाएगा, और जो आपकी प्रोमोटर साइट है उसके ऊपर आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके सेटल हो जाएगा, और यहां से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंटिन्यू होगी। अब जैसे ही देखिए ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई, यहां पे आपके पास एक पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेज है, ठीक है, आपके पास पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए जो है वो कोड कर दिया गया है, और ये तीनों जो आपके जीन्स थे ये एमआरएनए की फॉर्म में अब आपके पास अवेलेबल हैं। जो आपका लैक जेड है, देखिए इसको एक्चुअली यहां पे देखते हैं, देखिए जो यहां पे आपके पास लैक जेड है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम, ठीक है। अब बाकी कौन से हैं, बाकी है आपके पास एक है परमीज, जो आपका वाई जीन है वो कोड करेगा परमीज को, ठीक है। परमीज को कोड किया इसने, परमीज, और आपके पास जो ए जीन है ये कोड करता है आपके ट्रांस एसिटाइलेज। तो आपके पास अब 3 एंजाइम आ चुके हैं, तीनों जो हैं अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका जेड जीन है, जो कोड क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज एक बीटा गैलेक्टोसाइड है, मतलब कि मैं यही समझा देता हूं। देखिए जब आपके पास एक्चुअली मैं इसके लिए जो है एक खाली स्क्रीन यूज करना चाहूंगा। देखिए आपके पास कुछ जो, ठीक है, गैलेक्टोज जो है आपको पता है एक हेक्सोज शुगर है, उसकी कुछ इस तरह की रिंग होती है, ठीक है। ये क्या है आपकी, मान लीजिए ये क्या है, गैलेक्टोज है। जब गैलेक्टोज के साथ कोई चीज जुड़ी हुई होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, किस बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, जब गैलेक्टोज से कोई चीज जुड़ती है, अब मान लीजिए इस केस में, लैक्टोज के केस में मैंने आपको क्या बताया था, लैक्टोज के केस में मैंने आपको बताया था कि गैलेक्टोज होगी आपके पास, उसके साथ साथ क्या जुड़ी होगी, ग्लूकोज जुड़ी होगी, डाइसैकेराइड है ना। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का यूज करके कुछ इस तरीके से यहां पे जुड़ी हुई है। तो जब भी गैलेक्टोज के साथ कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करके जुड़ता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है गैलेक्टोसाइड, ठीक है। सो गैलेक्टोसाइड मतलब आपके पास एक गैलेक्टोज है जिसके साथ कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का यूज करके जुड़ा हुआ है, इस केस में वो ग्लूकोज है, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है आपकी ग्लूकोज ही हो, ये एक सिर्फ एग्जांपल है। जो आपके गैलेक्टोसाइड्स होते हैं ये 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, आपके पास अल्फा गैलेक्टोसाइड्स होते हैं और बीटा गैलेक्टोसाइड्स होते हैं। डिफरेंस क्या है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है गैलेक्टोज, ये एक प्लेन में है, ठीक है। अब इस प्लेन से अगर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो बिलो द आपका जो प्लेन है आपका उससे नीचे बने, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 2 तरह की कंडीशन आपकी पॉसिबल थी। क्या क्या, देखिए मैं आपको यहां पे पहले इसको इरेज करते हैं, दोबारा से गैलेक्टोज जो है हम बनाते हैं यहां पे, ठीक है। आपकी 2 तरह की कंडीशन पॉसिबल थी, ठीक है। अब देखिए इनमें, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है यहां पे वो बिलो द प्लेन है, प्लेन के नीचे है, और यहां पे वो अबो द प्लेन है, ठीक है। ये जो रिंग्स होती हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये क्या होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये एक प्लेन में अगर जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन हो तो बीटा होगा, और अबो द प्लेन हो तो अल्फा गैलेक्टोसाइड होगा, ठीक है। सो इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा गैलेक्टोसाइड।
और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये होगी आपकी बीटा गैलेक्टोसाइड। सो आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि गैलेक्टोसाइड क्या होता है, कौन सी दो तरह के आपके गैलेक्टोसाइड जो हैं देखने को मिलेंगे। अल्फा गैलेक्टोसाइड है आपके पास और बीटा गैलेक्टोसाइड है। जो आपकी लैक्टोज है ये किस चीज का एग्जांपल है, ये है एग्जांपल आपकी बीटा गैलेक्टोसाइड का। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, जो एंजाइम इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बीटा बॉन्ड है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, जो एंजाइम इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड के बॉन्ड को तोड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे सिंपल भाषा में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। वापस चलते हैं एक बार, तो आपको मैंने समझा दिया जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, इसका रोल क्या है। आपके पास यहां पे लैक्टोज है, ये लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज को अलग कर देता है और ग्लूकोज को अलग कर देता है। ये है आपका रोल यहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपके पास है परमीएज। इसका पूरा नाम तो एक्चुअली में ये है कि लैक्टोज परमीएज। परमीएज अगर आपको ध्यान हो तो परमीएज मतलब सिंपल सी बात है, समझिए वर्ड को समझिए। परमीएज कहना क्या चाह रहा है, परमिएबल, वहां से कुछ मैच कर रहा है ना, मतलब कि ये वो आपका प्रोटीन है जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये कहां पे इंसर्ट हो जाएगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होगा और जो आपकी लैक्टोज है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। जब मैंने लैक ओपेरोन शुरू किया था मैंने आपको बताया था लैक ओपेरोन का फंक्शन होता है आपके ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में। तो मेटाबॉलिज्म तो ये भाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, लैक्टोज परमीएज। ये आपका इंसर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जाके इंसर्ट कर जाएगा और लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आपके पास एक और है ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखिए जब आपकी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है ना, लैक्टोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यहां पे एक साइड प्रोडक्ट बनता है, एक मेटाबोलाइट बनता है। ठीक है, उस मेटाबोलाइट का नाम है थायो गैलेक्टोसाइड। ठीक है, अब ये जो थायोगैलेक्टोसाइड जो है ये सेल के लिए जो है, इकोलाई के लिए जो है, ये टॉक्सिक होता है। अब इसको रिमूव करना, सबसे पहले टॉक्सिन को हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो काम है आपका, वो आपका कौन करेगा, ये रहा ट्रांस एसिटाइलेज। जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो क्या करेगा, थायोगैलेक्टोसाइडेज को रिमूव कर देगा। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर एंजाइम का कोई पूछे तो इसका पूरा नाम है थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। ये करता क्या है, जैसा कि नाम बता रहा है एसिटाइलेज है, मतलब एसिटाइलेशन करेगा। एसिटाइलेशन मतलब कि एक एसिटाइल ग्रुप जो है वो आपके थायोगैलेक्टोसाइड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन। एंजाइम का नाम ट्रांस एसिटाइलेज, पूरा नाम थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। सो आई होप कि आपको लैक ओपेरोन में जो सारे जीन्स हैं आपके वो समझ में आ गए होंगे, रिप्रेसर और इंड्यूसर का रोल समझ में आ गया होगा। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास में आपका जो लैक ओपेरोन है वो शुरू हो जाता है। बच्चे पता नहीं फिर भी क्यों कंफ्यूज हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखिए इंड्यूसर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंड्यूसर मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ओपेरोन को इंड्यूस करता है, मतलब कि उसको ओन कर देता है। यहां पे आपके पास देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, लैक्टोज है, लैक्टोज में आपके पास गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है। अब इसका जो आप एक्चुअली में जो इंड्यूसर एक्चुअली में होता है वो होता है आपका एलोलैक्टोज, जिसका स्ट्रक्चर यहां पे मैंने दे रखा है। अगर आप देखें तो यहां पे थोड़ा सा स्विच है, जो ये वाली है आपकी जो शुगर है ये स्विच फ्लिप करेगी। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन जो है यहां ऊपर है और यहां नीचे है, मतलब कि रिंग जो है वो फ्लिप कर रखी है। ठीक है, ये है आपका एलोलैक्टोज। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा मोलिकुलर मिमिक्स की। मोलिकुलर मिमिक्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे मोलिक्यूल्स जो एक दूसरे से जिनका स्ट्रक्चर जो है काफी मिलता जुलता हो, उनको क्या कहते हैं, मोलिकुलर मिमिक्स। अब मोलिकुलर मिमिक्स का रोल बायोलॉजी में बहुत ज्यादा है। जैसे एलोलैक्टोज जो है वो हमें पता है कि क्या है, इंड्यूसर है एक, वो क्या है, इंड्यूसर है लैक ओपेरोन के। लेकिन जब हम आपने कभी अगर मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायो लैब में काम किया है तो आपको पता होगा, अगर आपने बेसिकली बैक्टीरियल कल्चर पे काम किया है तो हम
वहां पे लैक ओपेरोन का बहुत यूज करते हैं, लेकिन हम एलोलैक्टोज को यूज नहीं करते। ठीक है, हम एलोलैक्टोज को एज ए इंड्यूसर यूज नहीं करते वहां पे। हम वहां पे किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आईपीटीजी को। ठीक है, आईपीटीजी क्या है? एलोलैक्टोज का एक मोलिकुलर मिमिक है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर देखने में इस जैसा है। इसके और भी होते हैं, जैसे आपके पास एक्सगैल है, ये भी मोलिकुलर मिमिक है आपके एलोलैक्टोज का। अब देखिए, आपको पता है जो एंजाइम्स हैं वो अपने सबस्ट्रेट को कैसे पहचानते हैं? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वो पहचानते हैं अपने सबस्ट्रेट को उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब जो मोलिकुलर मिमिक्स होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से काफी मिलता जुलता होता है। इसलिए जहां पे जाके इंड्यूसर कहां पे बाइंड करता है? इंड्यूसर बाइंड करता है आपके रिप्रेसर पे। ठीक है, अब जहां पे जाके एलोलैक्टोज को बाइंड करना था, वहां पे जाके आईपीटीजी और एक्सगैल जो है ये भी बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये मोलिकुलर मिमिक है। ठीक है, सो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब तक मैंने आपको बताया रिप्रेसर के बारे में और इंड्यूसर के बारे में। इसके साथ साथ ये तो था बेसिक, इसके साथ साथ एक चीज और होती है जो हम शुरू में मिस कर देते हैं। 12th क्लास तक, बीएससी क्लास तक भी मुझे लगता है आपको नहीं पढ़ाई गई होगी। एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या है? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि कंडीशन हमेशा, जस्ट अ सेकंड, लेट मी फाइंड अ डायग्राम। या आगे चलेंगे एक बार। जैसे हाँ, हमने यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या बता दिया? नॉर्मली हमने बता दिया कि जब आपका इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर जो है वो बाइंड करेगा आपका इसके ऊपर, ऑपरेटर साइड के ऊपर, और ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको, एक बेसिक डायग्राम है। यहां पे ना तो कोई एक्टिवेटर साइट है, ना कोई एक्टिवेटर है। ठीक है, और इसमें तो ऐसा लगता है कि या तो आपका जो लैक ओपेरॉन है वो बंद होगा या फिर ऑन होगा। ऑफ और ऑन दो ही कंडीशन लग रही है ना। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। लैक ओपेरॉन का अलग अलग लेवल के आपके जो हैं ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। ठीक है, जो आपका, जिसको जो सबसे नॉर्मल, अगर देखिए इंड्यूसर नहीं भी है ना आपका, तो भी लैक ओपेरॉन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है। इसको बोलते हैं द लीकी नेचर ऑफ लैक ओपेरॉन। मतलब लीक्स हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास कोई ऐसा कि लैक ओपेरॉन या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में लीकी नेचर होता है। अगर आपका इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड जरूर करता है, और वो पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देता। बट कभी कभी जो पॉलीमरेज है आपका वो बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन जो है थोड़ा बहुत होने लग जाता है। तो ओपेरॉन्स जहां भी आए वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स। रिप्रेसर्स तो हम पढ़ चुके हैं। रिप्रेसर क्या करता है? आपके ऑपरेटर साइट पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। एक्टिवेटर उसका अपोजिट है। जैसा कि नाम बता रहा है, एक्टिवेटर ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है आपके ओपेरॉन को। ठीक है, ये क्या करेगा? आपके ओपेरॉन को एक्टिवेट करेगा। इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन, जो आपका एक्टिवेटर है उसको बोलते हैं कैप या सीआरपी। इसको हम अभी डिटेल में आगे जो है डिटेल में भी करने वाले हैं इसको। अब देखिए, एक्टिवेटर जो है दे एक्ट एज पॉजिटिव रेगुलेटर्स, मतलब कि ये पॉजिटिव रेगुलेशन करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने में मदद करेंगे। रिप्रेसर्स एक्ट एज नेगेटिव रेगुलेटर। रिप्रेसर क्या करते हैं? वो ट्रांसक्रिप्शन को घटाते हैं, एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह वो फंक्शन करते हैं। तो आपके पास दोनों होते हैं, एक्टिवेटर भी होता है और रिप्रेसर भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए देखते हैं। यहां पे आपके पास ये रिप्रेसर है, लैक रिप्रेसर है आपके पास, और ये जो है ये आपका एक्टिवेटर है। ठीक है, एक्टिवेटर इस जो है आपके पास कैप या फिर सीआरपी है। अब देखिए यहां पे कैप की फुल फॉर्म क्या है? कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन है आई थिंक। और जो सीआरपी है इसको कहते हैं सीएएमपी रिकॉग्निशन प्रोटीन। ठीक है, सो इसके दोनों नाम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये चेक कर लीजिएगा। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले रिप्रेसर को देखते हैं। रिप्रेसर जो है इसके ऊपर ये बाइंड करता है डीएनए को। जो ये आपको ये वाला सेगमेंट दिख रहा है ना, ये डीएनए है आपका। ठीक है, ये कहां पे? ये आपकी ऑपरेटर साइट्स पे बाइंड कर रहा है। ये दोनों क्या है? आपकी ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक ऑपरेटर पे दो रिप्रेसर बाइंड करते हैं, डाइमर बाइंड करता है। ठीक है, हमेशा एक ऑपरेटर पे दो आपको जो है रिप्रेसर देखने को मिलेंगे, एज अ डाइमर वो बाइंडिंग करेंगे। और उसके बाद देखिए होगा क्या,
इनफैक्ट जो आपका लैक ओपेरॉन है वो डाइमर की तरह वहां पे बाइंडिंग करेगा। इसके अंदर आपके पास कोर डोमेन होती है, ठीक है, और डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है, जिसका यूज करके जो आपका रिप्रेसर है वो डीएनए के साथ जुड़ता है। इसके बाद बात करते हैं आपके कैप की या एक्टिवेटर की। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैप साइट है या एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट भी आप इसको बोल सकते हैं। यहां पे आपका कैप बाइंड करता है, ठीक है। इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीआरपी है, ये सीएएमपी रिकॉग्निशन प्रोटीन है, तो देखिए यहां पे सीएएमपी भी बाइंड करता है। कैप के साथ क्या बाइंड करेगा? आपका सीएएमपी बाइंड करेगा। ये आपकी सीएएमपी बाइंडिंग साइट्स हैं, यहां पे बाइंडिंग हो रही है आपकी, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। और यहां पे आपके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी होता है। तो इस तरीके से आपका ये है आपका रिप्रेसर जो कि एज अ डाइमर बाइंड करेगा, और ये है आपका एक्टिवेटर कैप, ठीक है, जो कहां बाइंड करेगा? आपकी कैप साइट पे। अब देखिए एक चीज मैं रिप्रेसर के बारे में बताना चाहूंगा। रिप्रेसर एक्चुअली में हमें पता है एक आपका जो ऑपरेटर है उस पे डाइमर मिलेगा आपको रिप्रेसर का, लेकिन एक्चुअली में जो आपका रिप्रेसर है वो टेट्रामर फॉर्म में देखने को मिलता है। टेट्रामर मतलब कि एज अ डाइमर ऑफ डाइमर, ठीक है, डाइमर ऑफ डाइमर। जो रिप्रेसर है लैक रिप्रेसर, ये एक साथ दो ऑपरेटर साइट पे बाइंड करेगा। कितनी साइट पे बाइंड करेगा? दो। और एक साइट पे कितने डाइमर होगा? ठीक है, तो दो साइट पे क्या हो गया? डाइमर ऑफ डाइमर, मतलब कि टेट्रामर, ठीक है। सो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए कैसे होता है। ये है आपका यहाँ पे इसके आगे Z है, मैं बना ही देता हूं। ये आपका Y है, ये आपका A है। ये है आपके स्ट्रक्चरल जीन्स, ये है आपका प्रमोटर, ये है आपकी कैप साइट जहां पे आपका एक्टिवेटर जो है बाइंड करेगा। अब देखिए होता क्या है, ये फंक्शन कैसे करते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैप साइट को, जो कि आपका क्या है? एक्टिवेटर है। कैप साइट जैसा कि मैंने बताया था, कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? सीआरपी। सीआरपी मतलब सीएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। मैंने रिकॉग्निशन प्रोटीन बोल दिया था, मैं माफी चाहूंगा। यहां पे क्या है? सीएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, क्योंकि सीएमपी जो है यहां पे फंक्शन करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और उसको रिसीव करने का काम जो है आपका कौन कर रहा है? वो कर रहा है कैप। सो कैप क्या है आपका? सीएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, या इसकी दूसरी फॉर्म जो है सीआरपी, दूसरा नाम, ठीक है। अब सीआरपी जो है वो क्या, कहां बाइंड करता है? वो बाइंडिंग कर रहा है आपकी कैप साइट पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज, और ये आपका सिग्मा फैक्टर है। ये क्या है यहां पे? ये है आपका सिग्मा फैक्टर। अब हमें पता है जो आपके आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, इसके पास दो डोमेन हैं यूजुअली, मतलब एक्चुअली मतलब पिंसर शेप का होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आपके पास अल्फा डोमेन जो है वो यहाँ पे हमें मेन चीज देखने को मिलेगी। प्रमोटर के ऊपर बाइंड करता है आपका सिग्मा फैक्टर। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अगर नहीं कराया तो फाउंडेशन सीरीज में अगली जो है इसी पे रख देंगे। सिग्मा जो फैक्टर है इसके अलग अलग रीजन होते हैं। 4 रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। जो रीजन 2 के आसपास वाला एरिया है ये बाइंड करता है -10 साइट को, -35 पे आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 3 करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है इसने रिक्रूट किया है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का जो अल्फा डोमेन है इसके दो टर्मिनल होते हैं, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। तो जो सी टर्मिनल पे टेल होती है आपकी, इसको बोलते हैं अल्फा सीटीडी, ठीक है, अल्फा सी टर्मिनल डोमेन। और यहां पे है आपकी अल्फा एंटीडी, अल्फा एन टर्मिनल डोमेन। तो जो आपका कैप है ये बाइंड करता है कैप साइट के ऊपर, और जब आरएनए पॉलीमरेज आता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज अपनी अल्फा सीटीडी डोमेन के साथ कैप साइट के साथ इंटरेक्शन करता है। और कैप साइट क्या करता है? एक्टिवेटर है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है, यहां पे ये जो बाइंडिंग हो रही है आरएनए पॉलीमरेज की, इसमें हेल्प करता है। अब ऑब्वियसली देखिए आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग अगर अच्छे से हो रही है, इन दैट केस आरएनए पॉलीमरेज फटाफट जुड़ेगा और आगे बढ़ जाएगा। क्वाइट सिंपल। अब देखिए ये तो केस था आपके एक्टिवेटर का। अब बात करते हैं रिप्रेसर का। रिप्रेसर क्या करता है? रिप्रेसर की साइट यहां पे होती है, कुछ यहां पे आके आपका जो आपको ऑपरेटर साइट थी वो कुछ इस एरिया में प्रेजेंट होती है। ये आगे हमने यहां देखेंगे भी। जो आपकी ऑपरेटर साइट है उसके ऊपर आके रिप्रेसर बाइंड कर देगा। अब रिप्रेसर जो है वो बाइंड जैसे ही आप देख रहे हैं ना, इस एरिया पे आगे बाइंड करेगा। अब इस एरिया पे आगे अगर रिप्रेसर बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे बाइंडिंग कर ही नहीं पाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड नहीं कर पा रहा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे?
सो देखिए ये तरीका था कैसे आपका एक्टिवेटर और रिप्रेसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, कैसे करते हैं वो हमने अभी देखा। अब बात करते हैं जो बाइंडिंग साइट्स हैं आपकी लैक ओपेरॉन के ऊपर। हमने कैप साइड थी, हमने प्रमोटर रीजन देखा, और हमने ऑपरेटर साइड देखी जहां पे आपका रिप्रेसर जो है बाइंड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे पूरा डिटेल में दे रखा है, ये वो पॉइंट है जहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है शुरू होने वाली है। ये आपका -10 एलिमेंट है प्रमोटर का, ये -35 एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है। ठीक है, कैप साइट होती है यहां पे, जैसा कि आपने यहां पे भी देखा थोड़ी सी दूर है -35 से, तो -35 से यहां जो ये वाला एरिया है ये है आपकी कैप बाइंडिंग साइट, या कैप साइट भी बोल सकते हैं, एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, डीएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर तो यही है बस, -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंडिंग करता है तो वो इतने एरिया को कवर करता है। देखिए कितना एरिया जो है कवर कर रखा है, -35 से पीछे भी गया हुआ है, माइनस भैया वापस जाइए प्लीज। तो यहां से -10 से आगे का भी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डीएनए पूरा कवर कर रखा है। रिप्रेसर कहां पे बाइंड करता है, ये देखिए, ये जो आपका डिनोट कर रहा है कि रिप्रेसर जो है यहां से लेके यहां तक बाइंड करेगा। अब जब रिप्रेसर की बाइंडिंग यहां होती है तो रिप्रेसर, इमेजिन कीजिए कि रिप्रेसर यहां पे ऐसे बाइंड कर गया, तो क्या आपको लगता है कि आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग यहां पे हो पाएगी? तो इस तरीके से ऑपरेटर जो है वो इंटरफेयर, जब रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो वो इंटरफेयर करता है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के साथ। ठीक है, अब एक बार लैक ऑपरेटर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए लैक ऑपरेटर जो है इसके अंदर आपको दो हाफ साइट मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दो हाफ साइट्स। ठीक है, इनकी सीक्वेंस यहां पे कुछ इस तरीके की होती है, और जो आपका रिप्रेसर है वो आके इसके ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, कैप साइट पे आके आपका एक्टिवेटर कैप या सीआरपी बाइंड करेगा, और आपका जो लैग ऑपरेटर है उसके ऊपर रिप्रेसर आके बाइंड करेगा। अब हम देखते हैं कि ये बाइंड कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? हाउ आर दे बाइंडिंग टू द डीएनए? आपका कैप भी और रिप्रेसर भी, दोनों का मैकेनिज्म जो है लगभग सेम है, क्योंकि दोनों यूज करते हैं एक यू कैन से बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन का यूज किया जाता है यहां पे। ठीक है, दोनों के पास एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, और कौन सा होता है उसको बोला जाता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है, आपके पास एक हेलिक्स है, उसके बाद एक टर्न है, और उसके बाद दूसरा हेलिक्स है। ठीक है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास हेलिक्स टर्न हेलिक्स में। ये डीएनए बाइंडिंग साइट होती है, इसमें दो हेलिक्स है ना आपके पास, इनमें से एक जो है वो काम करता है आपका, वो क्या करेगा? डीएनए की जो मेजर ग्रूव है, अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ध्यान में है तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेजर ग्रूव, और जो ये वाली है इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव जो है वो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में रिच होती है, माइनर ग्रूव नहीं होती है। ठीक है, तो जो आपका एक हेलिक्स है वो क्या करेगा? जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इसको बोला जाता है रिकॉग्निशन हेलिक्स, जिसपे आर लिखा हुआ है ना, ये जो डीएनए की मेजर ग्रूव में अंदर आया हुआ है, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन हेलिक्स। ये क्या करता है? ये मेजर ग्रूव के अंदर बाइंड करेगा और सीक्वेंस के साथ सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, और डीएनए के साथ बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो एक तो है आपके पास रिकॉग्निशन हेलिक्स जो मेजर ग्रूव में इंसर्ट किया जाएगा और वहां पे वो सीक्वेंस को रीड करेगा। दूसरा होता है आपका सेकेंड हेलिक्स जो है वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो बाइंड करता है, ये आपका सेकेंड हेलिक्स है, यहां पे भी यहां पे भी। ये सेकेंड हेलिक्स क्या करता है? सेकेंड हेलिक्स जो है डीएनए की जो बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है, उसके साथ बाइंडिंग करता है। ठीक है, तो ये दो आपके पास जो है हेलिक्स हैं, और डीएनए बाइंडिंग डोमेन यहां पे आपका दोनों ही कैप भी और रिप्रेसर भी क्या यूज कर रहे हैं? आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जो लैक रिप्रेसर है ये बाइंड करेगा आपकी रिप्रेसर ऑपरेटर साइट को एज अ टेट्रामर या फिर डाइमर ऑफ डाइमर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में, हमें लगता है कि लैक ओपेरॉन एक ही है,
कोलाई के अंदर एक ही लैक ओपेरॉन है, ऐसा नहीं होता भैया। ओपेरॉन लैक ओपेरॉन और भी होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक लैक ओपेरॉन तो यहाँ पे है, दूसरा लैक ओपेरॉन यहाँ पे है, ठीक है। ये एक लैक ऑपरेटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक से ज्यादा लैक ओपेरॉन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई चौंकने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो जो लैक रिप्रेसर है वो एक्चुअली क्या करता है, वो टेट्रामराइजेशन करता है। सबसे पहले तो डाइमर बनाएगा, फिर डाइमर का डाइमर बनेगा, तो टोटली कितने हो गए आपके पास, 4 टेट्रामर बन गया। इसमें इसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका ये वाला जो रीजन है, ये जो कोर डोमेन थी, मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं द कोर डोमेन, ठीक है। कोर डोमेन के बाद यहां पे प्रेजेंट होता है आपका टेट्रामराइजेशन रीजन। ये रीजन जो है ये टेट्रामराइजेशन में आपकी हेल्प करता है। यहां पे ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, ठीक है, जिसका यूज करके डीएनए के साथ बाइंडिंग की जाती है। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, रिप्रेसर जो है एज अ टेट्रामर 1, 2, 3 और 4 एज अ टेट्रामर एक साथ 2 लैक ऑपरेटर पे बाइंड करता है, ठीक है। अगर एक ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा है, 1 ऑपरेटर है, तो आपके पास 2 रिप्रेसर होंगे, ठीक है। और 2 ऑपरेटर हैं तो आपके पास 4 रिप्रेसर होंगे। तो इस तरीके से आपका जो लैक ओपेरॉन पे जो ऑपरेटर होता है उसके ऊपर रिप्रेसर एज अ टेट्रामर बाइंडिंग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज जो है ई कोलाई, यूजुअली जो है मेन एनर्जी सोर्स ई कोलाई का जो है वो है ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो सेल वो कहते हैं ना, इट डेस्परेट टाइम रिक्वायर्स डेस्परेट मेजर्स। सो इन दैट सिनेरियो जो आपके लैक ओपेरॉन है इसमें 4 तरह का आपको एक्सप्रेशन जो है देखने को मिलेगा। हम चारों का चारों एक्सप्रेशन जो है वो देखते हैं। इस साइड देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये बताएगा ग्लूकोज है या नहीं है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये बताएगा लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये बताएगा क्या कैप ने बाइंडिंग की है या नहीं की है। ये बताएगा क्या रिप्रेसर ने बाइंडिंग की है या नहीं की है। इसके बाद यहाँ पे है आपके पास लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल क्या है। सबसे पहला सिनेरियो हम लेके चलते हैं कि आपके ई कोलाई, ये ई कोलाई में हो रहा है भैया सब, ठीक है। ई कोलाई के अंदर आपको ग्लूकोज जो है वो अवेलेबल है, ग्लूकोज जो है वो अवेलेबल है, लैक्टोज नहीं है। लेकिन एक मिनट, मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और लैक्टोज जो है वो एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जब आपके पास प्राइमरी सोर्स है तो सेकेंडरी सोर्स की क्या ही टेंशन है आपको, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, लैक्टोज नहीं है लेकिन ग्लूकोज है। ग्लूकोज का होना जो है वो यहां पे मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है गाइस। तो इसमें इस कंडीशन में क्या करेगा, जो कैप है, जो आपका एक्टिवेटर है, वो बाइंडिंग नहीं करेगा। वो बाइंडिंग नहीं करेगा, रिप्रेसर जरूर बाइंड करेगा, क्योंकि इंड्यूसर तो है नहीं। इंड्यूसर कौन था आपका, एलोलैक्टोज, इंड्यूसर तो है ही नहीं, तो इंड्यूसर नहीं है तो आपका रिप्रेसर तो बाइंड करेगा ही करेगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑब्वियसली, अगर रिप्रेसर बाइंड कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन तो कभी भी नहीं होगी। रिप्रेसर जब भी बाइंड करेगा ना गाइस, आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अगला सिनेरियो देखते हैं। अगले में आपकी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है लेकिन ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। इस केस में रिप्रेसर, क्योंकि लैक्टोज जो है वो एज अ, इसका जो मेटाबोलाइट है एलोलैक्टोज, वो एज अ इंड्यूसर काम कर रहा है, तो रिप्रेसर तो बाइंड कर ही नहीं सकता, रिप्रेसर बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है भैया। लेकिन ये कैप ने बाइंडिंग क्यों नहीं की भैया, अरे कैप ने बाइंडिंग यहां भी नहीं की, अगर आप ध्यान दें तो देखिए होता क्या है, जब आपके पास, समझिएगा इसको, जब आपके पास ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं, जब सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो है भरपूर होती है, तो जो CAMP सेकेंडरी मैसेंजर है जो आपका, इसकी कंसंट्रेशन कम रहती है, ठीक है। और इसकी अगर कंसंट्रेशन कम रहेगी तो सिंपल सी बात है, कैप जो है ये CMP कहां बाइंड करता है, आपके एक्टिवेटर के साथ, कैप के साथ बाइंड करेगा। तो जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो कैप बाइंडिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए जहां जहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है वहां वहां कैप ने बाइंडिंग नहीं की है, क्योंकि CMP लेवल लो है। कैप को बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए, CMP लेवल
हाई चाहिए। हाई कब होंगे? जब ग्लूकोज लो होगी। इस चीज को समझ लेना, इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसलिए कैप ने बाइंडिंग नहीं की। लैक्टोज भी प्रेजेंट है, इसलिए रिप्रेसर ने भी बाइंडिंग नहीं की। अरे ये अब क्या होगा? हमने दो सिनेरियो पढ़े कि कैप होगा, एक्टिवेटर है तो एक्टिवेशन होगी, रिप्रेसर है तो रिप्रेशन होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों ही नहीं हो तो इस केस में आरएनए पॉलीमरेज, वो कहते हैं ना, अब अपना देख ले भाई। तो इस केस में आरएनए पॉलीमरेज खुद ही बाइंडिंग करता है आपकी प्रमोटर पे, लेकिन बाइंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का लेवल हाई नहीं रहेगा, लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्योंकि देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अच्छी तरह से बाइंडिंग कब कर पाएगा? जब आपके पास कैप प्रेजेंट हो, जब आपके पास एक्टिवेटर हो। अब यहाँ पे एक्टिवेटर तो है नहीं, तो बाइंडिंग तो होगी आपकी, लेकिन अच्छी नहीं होगी। इस केस में लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो लो रहेगा। रिप्रेसर है तो नो ट्रांसक्रिप्शन, रिप्रेसर भी नहीं है और कैप भी नहीं है तो लो लेवल। उसके बाद बात करते हैं, अब आपके पास ना तो ग्लूकोज है ना ही लैक्टोज है, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज जो है वो क्या हो गई है? ग्लूकोज कम हो गई है, तो सीएमपी क्या करेगा? सीएमपी बढ़ जाएगा। सीएमपी बढ़ जाएगा तो कैप बाइंडिंग करेगा। सीएमपी अगर बढ़ गया है तो कैप आपकी बाइंडिंग बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखिए लैक्टोज जो कि आपका इंड्यूसर है वो नहीं है। अगर इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर भी बाइंड करेगा। ये भी अब देखिए रिप्रेसर ने भी बाइंड कर लिया और एक्टिवेटर ने भी। तो इनमें से तगड़ा कौन है? एक्टिवेटर तगड़ा या रिप्रेसर? रिप्रेसर तगड़ा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये रिप्रेस कर देगा। अगर ये है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। इस केस में भी अगर रिप्रेसर बाइंडिंग कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन जीरो है, नो ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद बात करते हैं जो हमने, अब ग्लूकोज जो है नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, सीएमपी लेवल अगेन हाई चला गया है। तो सीएमपी लेवल हाई है तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कैप है वो बाइंडिंग कर रहा है, लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज आपका क्या है? लैक्टोज इंड्यूसर है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर की बाइंडिंग नहीं हुई। अब आ गई फेवरेबल कंडीशन। कैसे फेवरेबल कंडीशन भैया? एक्टिवेटर तो है लेकिन रिप्रेसर नहीं है, तो दोनों फेवरेबल कंडीशन आ गई। आपके पास एक्टिवेटर है लेकिन रिप्रेसर, सॉरी, एक्टिवेटर तो जो आपके पास एक्टिवेटर है वो प्रेजेंट है लेकिन रिप्रेसर नहीं है, तो मजे ही मजे हैं। आरएनए पॉलीमरेज फटाफट बाइंडिंग करेगा, फटाफट ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फटाफट आपका प्रोटीन बनेगा। तो इस केस में आपको स्ट्रॉन्ग या फिर हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन लैक ऑपेरॉन, ठीक है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम में जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज का बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या लिंक पे जाके कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। आपकी टेस्ट सीरीज होगी, डाउट रिजॉल्विंग सेशंस होंगे आपके, और भी बहुत कुछ है। तो इसकी जानकारी पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या फिर PDF चाहिए या फिर कुछ नोट्स चाहिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, इन दोनों पे ही आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। तो आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक का यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और लैक ऑपेरॉन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्रेस द हिट लाइक आइकन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको पता लग जाए। थैंक यू।